बच्चों को मोटे करने के चक्कर में बच्चों को जो शुगर क्रेविंग इतना ज्यादा बढ़ गया है, मैं तो बोलता हूँ 2 साल तक बच्चों को शुगर नहीं देनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन थिंग इन सूरत और इन गुजरात। चिप्स में क्या है? नमक भरा हुआ है। बिस्किट में क्या है? मैदा, पाम ऑयल और शुगर। हमारे गुजरात में तो हम ये देखते ही हैं, चाय बिस्किट खिला दो, फाफड़ा घाटिया खिला दो। Yes, आप चाहते हो मेरा बच्चा मोबाइल ना देखे, स्क्रीन टाइम ना हो, तो उसके लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। पेरेंट का क्या होता है ना कि बच्चा फटाफट चलना सीख गया, तो 8-9 महीने का बच्चा हुआ नहीं कि उसको वॉकर में बिठा देते हैं, जिससे बच्चा आगे आगे चलना शुरू कर देता है। वेलकम टू पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिए और आपको बहुत ही मजा आने वाला है बिकॉज पार्ट 2 और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टिल देन वॉच फुल एपिसोड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। आज का शो बहुत स्पेशल है बिकॉज हम बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एज ए न्यू पेरेंट हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट है डॉक्टर पवन, जो एक पीडियाट्रिक है और वो आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द फुल शो बिकॉज आपके सवालों का जवाब एंड में जरूर मिलेगा। टिल देन सब्सक्राइब द ईशा टॉक शो। तो सर, ओबेसिटी के बारे में आपने बात करी थी, तो आज सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है और हम पेरेंट्स से भी यही देखते हैं कि स्क्रीन टाइम देखकर खाना खिलाना, Yes. दैट इज ऑल्सो एंड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में। हम्म। बच्चों को मोटे करने के चक्कर में जंक फूड भी दे रहे हैं और Yes. खाना भी दे रहे हैं। तो सर उसके बारे में बताइए। ओबेसिटी के केसेस है ना आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम्म। दैट वी कैन से बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम, हम्म। अनहेल्दी फूड हैबिट्स, जितने भी जंक फूड्स वगैरह जो बच्चे खा रहे हैं, वो शुगरी ड्रिंक्स जो बच्चे पी रहे हो, आउटसाइड जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ जो होती है, जो हम्म। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, हम्म। पहले स्क्रीन टाइम नहीं था। हम्म। अब इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो चुका है कि बच्चे बाहर जाके खेलना कम प्रीफर करते हैं, बच्चे राइट। खेलते कम है। उनका जो बॉडी का जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो हम्म। फैट बर्न होना चाहिए, वो सब नहीं होता है। उसके कारण ओबेसिटी के केसेस बढ़ते जाते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि बच्चों को जो शुगर क्रेविंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर चीज़ का बेस है ना, नींव पहले ही रखी जाती है। अगर आप 1 साल से छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर खिलाते हो, सॉल्ट देते हो, तो शुगर क्या होता है, उस टाइम पे बच्चे के टेस्ट बड्स बन रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जैपनीज़ फूड पसंद है, ठीक है? आपने कभी खाया नहीं है, तो आप बोलेंगे मैंने कभी खाया नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है? हम्म। उसी तरह बच्चों का है। अगर आप बच्चों को शुगरी चीज़ें नहीं खिलाओगे, खाने में शक्कर डाल के नहीं दोगे, तो बच्चों को वो चीज़ें आगे जाके पता ही नहीं चलेगी। वो राइट। क्रेविंग नहीं होगी उस चीज़ के लिए। आपका फेवरेट फूड कब बना? जब आपने वो खाया, वो चीज़ बार-बार खाया, तब आपका वो चीज़ फेवरेट बने और आपको क्रेविंग हो रही है, मुझे आज तो ये चीज़ खानी ही है, मेरे को आज ये डेज़र्ट खाना ही है। तो ये चीज़ कब हुई? जब आपको वो चीज़ बार-बार खाने लग गए, आपको उस चीज़ की क्रेविंग हुई। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अगर आप पहले नहीं दोगे, पहले 1 साल के अंदर, मैं तो बोलता हूँ 2 साल तक बच्चों को शुगर नहीं देनी चाहिए, ठीक है? अगर 2 साल तक आप शुगर नहीं दोगे, तो उसके पूरे टेस्ट बड्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। वो एकदम जितना हो सके हेल्दी फूड खाता है, जिसमें ज़्यादा नमक नहीं है, जिसमें बिल्कुल शुगर नहीं है। तो आगे जाके भी उसकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो बहुत ही हेल्दी डेवलप होती है। उसको शुगर क्रेविंग कम होती है। आगे जाके आपको शुगर वाली चीज़ें दोगे भी, तो बहुत सारे पेरेंट्स आते बोलते हैं मेरा बच्चा शुगर वाली चीज़ें इसको पसंद ही नहीं है। लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत खाता है। फ्रेंच फ्राइज़ का बहुत बड़ा ये है, क्योंकि उसको पहले बहुत ज़्यादा सॉल्ट दिया गया था, तो उसको सॉल्ट की क्रेविंग हो रही है। जो बच्चों को शुगर दिया गया है बहुत ज़्यादा, उसको शुगर की क्रेविंग होती है। तो सॉल्ट और शुगर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 साल से छोटे वाले बच्चों को जितना हो सके नहीं के बराबर दीजिए, ताकि आगे जाके बच्चे का लाइफ़स्टाइल जो है वो हेल्दी हो, और उसके कारण बच्चे का लाइफ़स्टाइल अगर हेल्दी होगा, खाना हेल्दी होगा, फूड चॉइसेस हेल्दी होंगे, तो बच्चे को क्रेविंग कम होगी, और खाना अगर हेल्दी खाएगा, तो बच्चों में ओबेसिटी जैसी चीज़ें कम देखने को मिलेगी। राइट। तो यू नो, सर फॉरेन में एक स्टडी हुई थी, जी। जिसमें एक बच्चे को उनका एक बेबी है, उनको रखा गया था, उसके सामने उन्होंने चॉकलेट से भरा हुआ एक जार रखा, तो बच्चे ने नहीं खाया। यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो बैठा हुआ है। उसके सामने उन्होंने न्यूटेला का एक बार रखा, न्यूटेला का एक ये जार रखा, बच्चे ने नहीं खाया। उसके बाद में पूरा बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड की वो सब चीज़ें रखी, उन्होंने नहीं खाई। उसके बाद उन्होंने और भी सारी सब जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें पॉसिबल थी, जो बच्चे क्रेव करते हैं, करते ठीक हैं। है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने रखा। उसमें से एक भी चीज़ नहीं रखा। एंड में उन्होंने एक बॉइल्ड वेजिटेबल्स का एक ये रखा, बॉइल्ड वेजिटेबल्स का एक जार रखा। बच्चे ने उठाया, फटफट करना खाना ये फटफट करके खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले से वही खाया है, ठीक है? 6 महीने से उसको सिर्फ वही खाना खिलाया गया था। उसने वो सब चीज़ें देखी ही नहीं कभी। उसको पता ही नहीं कि उन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा है, राइट। ठीक है? तो उसने वो चीज़ें टोटली निग्लेक्ट कर दी। उसने पहले से खाया है बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जितना बॉइल्ड जो जो भी चीज़ें हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यही चीज़ें उसको खिलाया गया था।
तो उसने आगे जाके लाइफ में वही चीज़ें प्रेफ़र की और मे बी आगे जाके वही खाएगा। ओवरऑल वही खाएगा और हेल्दी रहेगा। लेकिन यही गलती हम लोग करते हैं कि स्टार्टिंग से हम लोग जो भी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, घर ग्रेट। के एल्डर्स है, जो बेटा चलो थोड़ा-सा खा लो, एक चॉकलेट खा ले, हाँ, इतनी मिठाई थोड़ी-सी तो खानी ही पड़ेगी। इतनी मिठाई खा ले, एक बिस्किट खा ले, बच्चे ने खाना नहीं सर खाया, घी का हलवा भूल गए आप। घी घी का में हलवा बोल खिलाते हैं, बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको बिस्किट दे देते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। एक चिप्स का पैकेट ले देते हैं, चल बेटा एक चिप्स का पैकेट खा ले, तो एक कैसा सैटिस्फैक्शन हो जाता है, चलो बच्चे ने कुछ तो खा लिया, हुँ। तो एक चिप्स का पैकेट, वहीं सबसे बड़ी गलती है। चिप्स में क्या है? पूरा नमक भरा हुआ है, ठीक है? तो बिस्किट में क्या है? मैदा, पाम ऑयल और शुगर। तो ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हम 1 साल के पहले ही अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर हम आगे जाके बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, पिकी ईटर है। तो होगा ही क्योंकि हमने पहले ही उसको ये सब चीज़ें खिला दी है। राइट। तो अगर आप पहले से ही उसकी हेल्दी हैबिट्स रखोगे, उसको हुँ। नहीं खिलाओगे, तो आगे जाके भी बच्चा उसी हिसाब से रहेगा। एंड आई गेस सर इसी की वजह से अगर अनहेल्दी खाने की वजह से ही जो ये टेंट्रम्स होते हैं और बोलते हैं ये तो सुनता ही नहीं है, इसे तो ये देना ही पड़ेगा, तो वो यस। भी इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर आई गेस? बिल्कुल, बिल्कुल, ये उसी से कनेक्टेड है। आप जो आदतें उसको डालोगे, वही आदतें उसको आगे जाके मिलेगी। बच्चा वहाँ रो रहा है, टेम्पर थ्रो कर रहा है कि नहीं मैं आज खाना नहीं खाऊँगा, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए। आपने थोड़ी देर सुना, नहीं दिया, लेकिन आपने एट द एंड हार मान के चल बेटा ठीक खा ले, तो हुँ। एक चिप्स का पैकेट खा ले। वहीं आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने उसको बिस्किट दे दी, ले बेटा खा ले। वहीं आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? जैसे ही आपने वो चीज़ दी, उसको पता चल गया कि अगर मैं रोऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो मुझे ये लोग ये दे देंगे। तो आपको कितना भी हो जाए, कितना भी चिल्लाए चीखे, आपको नहीं देना है। बच्चा अगर नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, सुबह नहीं खाया, शाम को खाना खा लेगा, शाम को नहीं खाया तो अगले दिन सुबह खा लेगा। कोई भी दुनिया में बच्चा भूखा नहीं रह सकता। मेरे हिसाब से आप वेट कीजिए, उसको भूख लगने दीजिए, उसकी भूख खुलने दीजिए, उसको भूख की अहमियत होने दीजिए, हुँ। ठीक है? ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो कितना ब्लेस्ड है कि उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है एग्ज़ैक्टली। हुँ। आज के ज़माने में, हुँ। ठीक है? तो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट, तभी उसको अहमियत होगी। खाने की अहमियत तभी होगी उसको, और तब वो बच्चा खाएगा। और सर हमारे गुजरात में तो हम ये देखते ही हैं, चाय बिस्किट खिला दो, यस, फाफड़ा गाठिया खिला दो यस, यस, और यस। चाय दूध के साथ थोड़ा-सा गाठिया दे दो, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन थिंग इन सूरत और इन बिल्कुल, गुजरात बिल्कुल होम्स। है, बिल्कुल मुझे भी जी। दिया गया है, बचपन में मैंने भी पिया है। जी। पहले क्या होता था कि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, हुँ। शुगरी ड्रिंक्स वगैरह हुँ, अवेलेबल नहीं थे, सब हुँ, चीज़ें नहीं हुँ, थी। हुँ, तो दूध को क्या करते थे, दूध में थोड़ा-सा चाय डाल के दे देते थे। हुँ, उससे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका, हुँ। थोड़ा-सा मीठा टेस्ट हो चेंज जाता है, है, हाँ। टेस्ट चेंज हो जाता है, तो बच्चा फटाफट खत्म कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। देखो, एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बार देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हुँ। प्रॉब्लम तब होती है कि जब ये रिपिटिव हो रोज़, जाए, रोज़, हाँ। रोज़ अगर आप दोगे तो उसको हैबिट बनती जाती है। एग्ज़ैक्टली। एक बार हैबिट बन गई, उसको फिर वो धीरे-धीरे करके दूध कम होते जाता है, चाय बढ़ती जाती है और फिर वो सिर्फ़ चाय में कन्वर्ट होके रह जाती है। एग्ज़ैक्टली। मेरे पास आज भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सिर्फ़ चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बड़े एकदम शौक से बोलते हैं मुझे तो कॉफ़ी पसंद है। लेकिन बच्चों को चाय, कॉफ़ी स्ट्रिक्टली नहीं देनी चाहिए, ठीक है? हुँ, उसमें कैफ़ीन होता है। जो कैफ़ीन क्या करता है ना, बच्चों के स्लीप डिसऑर्डर्स आगे जाके होता है। हुँ, कैफ़ीन से बच्चे को बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आती है, शुगरी ड्रिंक्स होते हैं ये सब, बच्चे का शुगर लेवल हाई हो जाता है। जो चाय और कॉफ़ी में टैनिन होता है, हुँ। टैनिन क्या करता है ना कि बच्चे के आयरन एब्ज़ॉर्प्शन और कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन को रोक देता है। उससे ओके। बच्चे के बोन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया होता है, जिससे बच्चा खाना नहीं खाता। ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जो स्लोली दिखनी शुरू हो जाती है। ये राइट। सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती। हुँ, 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 हुँ। स्लोली पेरेंट्स को ग्रेजुअली नोटिस बढ़ती करने है। शुरू हुँ, होती है हुँ। कि मेरा बच्चा पहले तो बहुत अच्छा खाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ना उसने खाना एकदम से धीरे-धीरे करके कम करके बंद कर दिया है। लेकिन वो समझ नहीं पाते क्यों? तो उसका रीज़न ये है, क्योंकि आपने उसके जो फूड चॉइसेस है वो हुँ, चेंज करने शुरू कर दिए हैं। ये सडन नहीं है। हुँ। तो हम लोग कभी पूछते थे आपने उसको कुछ और खिलाया? तो बोले नहीं अभी कुछ नहीं, ये तो पहले से यही खाता आया है। तो वो पहले से वही खाता नहीं है, वो ग्रेजुअली चेंज हुआ है उसका फूड चॉइस। और तो बच्चों में धीरे-धीरे सर करके चेंज चेंज किया लाने है। के लिए आई गेस पेरेंट्स को भी अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी होगी मैं बिकॉज़ तो अगर वो फ्रेंच फ्राइज़ खाएँगे तो ये आप कभी भी सैलेड खाने बिल्कुल, वाला नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है। और ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हर यस, चीज़ में, यस, बच्चे यस। बड़े करने से लेकर उन्हें खाना खिलाने में, हर चीज़ में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आई गेस अब बैठकर बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं मुझे इस तरह से अपने बच्चे को बड़ा करना है। यस, यू शुड बिकॉज़ ऑलवेज़ बी द रोल मॉडल ऑफ योर यस, चिल्ड्रन। यस, आई एग्री। देखो बच्चों के ना मैं बोलता हूँ आँखें होती है, कान नहीं होते। मतलब अगर आप उसको 10 बार बोलोगे ना बेटा ये चीज़ खा लो, ये हुँ, चीज़ खा लो, ये चीज़ खा लो, वो नहीं खाएगा। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, हुँ, आप सामने बैठे हो, आप उसके फादर जो हुँ, है, घर के सारे बड़े लोग बैठ के वही चीज़ खा रहे हैं, वो देख रहा है आपको खाते हुए, हुँ, ठीक है? वो अपने आप चुपचाप आके बैठेगा और हुँ, खाना शुरू हाँ, कर देगा। एग्ज़ैक्टली। तो यू शुड बी द रोल मॉडल। अगर हुँ, आप ही उसके सामने जंक फूड खा रहे हो, आप ही वो चीज़ें कर रहे हुँ, हो, हुँ, जो चीज़ें आप अपने बच्चे में इनकल्टिवेट करना चाहते हो, आपको खुद वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आई एग्री। आप चाहते हो मेरा बच्चा मोबाइल ना देखे, स्क्रीन टाइम ना हो, तो उसके लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। आप उसके सामने मोबाइल देखते रहो और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ना देखे। हुँ, आप देखोगे तो वो देखेगा, आप छोड़ दोगे तो वो छोड़ेगा।
आप अगर बुक रीड कर रहे हो तो वो भी बुक लेके बुक पढ़ना शुरू कर देगा। तो इसलिए यू ऑलवेज नीड टू बी द रोल मॉडल। आपने देखा होगा बच्चों को बहुत बार पेरेंट्स आते बोलते हैं कि मैंने इसको 50 टॉयज लेके दिए, क्योंकि वो टॉयज से नहीं खेलता, वो मेरे किचन के जो बर्तन है ना वो बर्तन के साथ खेलता है। क्यों? बिकॉज वो आपको दिन भर देखता है किचन में बर्तन के साथ काम करते हुए, ठीक है। तो ही द बेबी सीज यू, और वही चीजें वो करना चाहता है, ठीक है। तो इससे आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आप जो करोगे आपका बच्चा जो है वो भी वही करेगा। तो अगर इफ यू वांट एनी मतलब कोई भी आप चीज इंकल्टिवेट करना चाहते हो अपने बच्चे के अंदर, कोई भी बिहेवियर या फिर कोई भी चीज आप चेंज करना चाहते हो, तो यू योरसेल्फ नीड टू चेंज फर्स्ट। बहुत पेरेंट बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो कहाँ से सीखा उसने? घर पे ही देखा है सब चीज़ें। Exactly. सीख के तो आया ही नहीं, सीख के कहीं से नहीं आया, exactly. जो देखेगा वही सीखेगा। आपको चीखते हुए चिल्लाते हुए कहीं देखा होगा, तभी वो देख रहा है, तभी वो उसने मालूम किया कि ये और सब हो रही है। अब्यूजिव वर्ड्स भी सर मेरे लगता है कि घर से ही लोगों को देखकर वो ग्रैब करते हैं कि, और फिर बोलने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद ये कैसे बोल रहा है, बिल्कुल तूने होता है, सीखा होता है। है? आई विल टेल यू फनी इंसिडेंट। मेरा एक कलीग थे, तो ही उसका एक बच्चा 2 साल का था खाली, तो गलती से अपने फ्रेंड से बात करते हुए ही टोल्ड अ अब्यूसिव वर्ड फोन पे बात करते हैं, तो उसने बच्चे ने कहीं से सुन लिया, वो वहीं पे पास में होगा, एंड द किड स्टार्टेड रिपीटिंग द सेम अब्यूसिव वर्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो इट वाज सो हार्ड फॉर हिम कि उसको भूल जाए कैसे भी करके, बट वो बच्चा भूल ही नहीं रहा था। एंड वेरेवर ही यूज्ड टू गो, कहीं पे चिल्ला चिल्ली हो रही है तो वो बच्चा वो अब्यूसिव वर्ड बोल देता था। तो कहाँ So सीखा that उसने? is, उसके फादर को बोलते हुए सीखा। exactly. एंड ही वाज सो ये कि मैंने तभी Embarrassed हो जाते किया हैं, था कि मैं हाँ। अपने बच्चे के सामने कोई भी आज से गलत बात नहीं बोलूंगा, मेरे साथ भी बिकॉज सर यही हुआ था कि मैं और मेरी सिस्टर बात करें, अब जैसे नॉर्मल बात यस करते तो यस मैंने भी उसको बोलते तू पागल है, तेरे को समझ नहीं आता, हाँ, एंड माय पागल है सन बहुत कॉमन है। ग्रैब यस दैट वर्ड। अब वो कहीं पे भी, अभी मतलब थोड़े टाइम से तो उसने बंद कर दिया, लेकिन पहले ही ये था, तू अरे पागल तू है। पागल है, तू पागल है, ऐसे करना उसने स्टार्ट कर दिया था। यही होता सो है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम दोनों बात करें, पर उसने कब सुन लिया पता ही नहीं चला। वो ऐसे एंड द बेबीज आर वेरी ऑब्जर्वेंट, हमको लगता है कि एक्चुअली हमारा बच्चा जो है 9 महीने का 10 महीने का है, उसको क्या क्या समझता होगा, समझ उसको रहे हैं, उनको सब पता चलता है, उनको एग्जैक्टली। सब पता है, फील होता है, उनको सब चीज़ें देखते हैं, सीख रहे हैं। उनका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में है। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट पहले 2 साल के अंदर होता है, जी। ठीक है। तो उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनका ब्रेन नर्चर हो रहा है, और वो एक बेस बन रहा है उनका। तो वो जो चीज़ें देख रहे हैं ना, वही चीज़ें उनका फ्रेमवर्क बन रहा है उनका पूरा, कि भाई अच्छा ऐसा होता है, दिस इज नॉर्मल। इस तरह से चिल्लाना, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल। इस तरह से बात करना, दिस इज नॉर्मल। ये गालियाँ देना, अब्यूसिव वर्ड देना, दिस इज नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल फ्रेमवर्क जो उसका बन रहा है बचपन से, आज हम कैसे हैं ये हमारा बचपन डिसाइड करता है, ठीक है। हमने बचपन में जो जो चीज़ें देखी है, जो जो चीज़ें सुनी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बचपन का ट्रॉमा अच्छी हो, हो या अच्छी हो, या तो अच्छी यादें लेके हम बड़े होते हैं। चाहे राइट बचपन में अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वो ट्रॉमा हमारे साथ भी रहता रहता है। है। इफ यू हैव बीन फुल्ली इफ यू हैव बीन हिट बाय योर मदर, अगर तुम्हारी मम्मी या डैड ने तुमको मारा है, तो वो तुम्हारे अंदर भी रहेगा वो चीज़, ठीक है। अगर नहीं चाहते हुए भी वो तुम्हारा हाथ उठ जाएगा, बिकॉज यू हैव बीन, तुम चाहते हो चेंज होना, बट द चेंज विल टेक अ जनरेशन, वो हमारे साथ अगर बचपन एक में अगर बैगेज ट्रॉमा अगर हुआ जो है, आप कैरी एक करते हो, बैगेज, राइट एग्जैक्टली ये वो। बैगेज आप जो लेके चले हो ना, हम्म, यू आर यू द मोस्ट ऑफ द मदर्स बिकम फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज उन्होंने दोनों जनरेशन देखी है, ठीक है। जो पुराना जनरेशन देखा है, जहाँ दे हैव बीन कैरिंग द बैगेज ऑफ द पेरेंटिंग, जो रिलेटिव्स पहले का, पेरेंटिंग, हाँ, यस। जो पेरेंटिंग का बैगेज लेके चल रहे हैं, जहाँ पे उनकी मदर्स ने वो जैसा बिहेव किया, जो जो चीज़ें बोली, अब नाउ दे वांट टू चेंज बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स, आजकल जो पेरेंटिंग चल रहा है, पेरेंटिंग की एडवाइसेस ऑन एवरीथिंग, तो दे वांट टू चेंज, बट एक बैक ऑफ द माइंड उनका फ्रेमवर्क बन चुका है पूरा, एग्जैक्टली। उन्होंने देखा है उनके साथ क्या हुआ है, व्हाटएवर, एंड वो उनको चेंज करना है। बट व्हेन दे आर एट द आउटबर्स्ट ऑफ देयर इमोशनल स्टेट ना, वो चीज़ हो जाती है। हमको पता है कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन बहुत बार कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे हमारे ट्रिगर कर देते कर हैं, देते हैं, हम राइट। उस जोन में नहीं होते, और उस टाइम पे हमारा हाथ उठ जाता है। तो हमको नहीं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है वो हीट ऑफ द मोमेंट में। क्यों? क्योंकि हम लोग वो बैगेज कैरी करता है, तो वो बैगेज हमको अपने बच्चों को नहीं देना है। आज अगर तुम अपने बच्चों को मारोगे और वो चीज़ उनको नॉर्मल लगने लगेगी, वो बैगेज वो अपने बच्चों तक कैरी बिकॉज करेंगे। अभी तो हम ये सोच लेते सर 2 साल 3 साल का, बट उनको आगे ये चीज कैरी करनी, ही राइट हैज टू लिव हिज लाइफ, तो राइट वो चीज जैसे हम कैरी कर रहे हैं वैसे वो भी कैरी कर बिल्कुल। सकते हैं तो आगे। अगर आप चाहते हो कि आपने जो बैगेज कैरी किया है वो हम्म, आपका बच्चा ना करे, तो यू हैव टू चेंज, एंड द डिटर्मिनेशन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड यू हैव टू बिकम स्ट्रांग, ओके। क्योंकि वो बैगेज के साथ आगे चलना बहुत मुश्किल है। वो चीज़ें बीच बीच में आएगी, द थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट विल कम आउट इन सम और द एक्चुअली। अदर वे, जितना भी आप कंट्रोल कर लोगे, बट एट द टाइम अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, तो वो बैगेज ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप बच्चे को नहीं मारते हो, उस तरह से नहीं चिल्लाते हो जिस तरह से आप पर चिल्लाया गया था, तो उसको वो चीज़ें नॉर्मल नहीं लगेगी। राइट। उसको लगेगा कि बस मतलब प्यार समझाना, से ही प्यार से समझाना ही, समझाना इज राइट। नॉर्मल।
हर चीज़ अगर गलती करती है तो उसको आके बोल देना इज़ नॉर्मल। तो उस तरह से वो आगे पूरी जनरेशन जब शिफ्ट होगी आगे जाके, उनके जब बच्चे आएँगे, तो वो चीज़ें कैरी होगी, ना कि वो बैगेज और ट्रॉमा जो हम लोग लेके चलते हैं। सर, तो आपके पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन के भी पेशेंट्स आते होंगे। मदर्स में एक्चुअली देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी जो एक बहुत बड़ा ये जो गैप समझ लीजिए, या फिर एक डिप्रेस हो जाते हैं वेट को लेकर, अपनी स्किन को लेकर, यस, बेबी को कैसे बड़ा करेंगे, उसके साथ ही पूरा टाइम रहते हैं। सो दैट दैट डिप्रेशन पार्ट कम्स अलोंग, और वो जाना बहुत मुश्किल होता है सर। यस, यस। देखो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ एक्चुअली रियल, वी सी दैट ऑन अ डेली बेसिस। हमारे पास सारे बच्चे जो आते हैं बर्थ से लेके तो आगे के आगे तक जो बच्चे आते हैं, उन साथ मदर्स जब आती है, तो वी सी द डिफरेंट फेजेस विच द मदर्स आर गोइंग थ्रू, द वे दे शिवर इन फ्रंट ऑफ अस बहुत बार, द वे द मेंटल ट्रॉमा विच दे आर गोइंग थ्रू, दिस हैज नॉट स्टार्टेड आफ्टर बर्थ, दिस हैज स्टार्टेड इवन बिफोर बर्थ। बर्थ के पहले प्रेगनेंसी से, के टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम से, प्रेगनेंसी टाइम से देयर इज अ बेबी ग्रोइंग इनसाइड यू, द अमाउंट ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू। पहले 3 महीने में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, इतनी उल्टियाँ होती है, मदर के डाइट को टोटली चेंज कर दिया जाता है, ठीक है? तो डाइट चेंज हो गया, उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बॉडी चेंजेस हो रहे हैं मदर के अंदर, तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल ये होता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं मदर के अंदर। उसके साथ मदर अपने 9 महीने निकालती है, इमीडिएटली जैसे बर्थ होता है देयर इज अ शिफ्ट इन द हार्मोन्स, पूरे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, सारे हार्मोन पूरे इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही बर्थ हुआ, एक सडन रिलीज ऑफ ऑल द हार्मोन्स, उसके कारण एक यू फील सडन, क्योंकि बेबी बॉर्न होने के बाद हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे फिजिकल चेंजेस, बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं, आपको रात भर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, तो तुम्हारा स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसके कारण मदर के अंदर बहुत सारे इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस आते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस जो मदर गो थ्रू कर रही है, साथ ही मदर का पूरा खाना पीना चेंज कर देते हैं। मदर को हमेशा एक गिल्ट में रखा जाता है, खासकर हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि बच्चे को 40 कुछ डेज, भी हुआ, 3 महीने तक आप अंदर राइट, ही रहना आपने है। नोटिस किया होगा, आपको भी बेबी जब हुआ होगा तो हर कोई फोन करके क्या बोलेगा, बेबी कैसा है, बेबी हेल्दी है कि नहीं। किसी ने पूछा कि माँ कैसी है या मदर हेल्दी है कि नहीं। मेरी मदर और श्रीकांत, माय हस्बैंड, ही दे वर द ओनली वन, जब मैं बताया कि बाहर के आपको लड़का हुआ है, एक यही दोनों थे जिसने पूछा ईशा कैसी। राइट, बाकी सबने यही बोला कि तो बेबी दिस वाज इज वेरी हेल्दी। हमारा सोसाइटी, सोसाइटी, आई ठीक है, एग्री, यस। जिसमें बच्चे को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना, कि सब कोई भूल जाता है कि पीछे मदर भी है। राइट, मदर हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू लॉट, लॉट। लेबर बोलो, सीजरियन पेन, एनेस्थीसिया का पेन, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग थ्रू, ठीक है? तो मदर की हेल्थ को भी पूछना, उनको प्रायोरिटी देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सब लोग, सारे रिलेटिव, सब लोग बच्चे आने की खुशी में इतने ज़्यादा अंदर घुस गए रहते हैं कि कोई भी मदर की हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। इवन मदर खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं नहीं दे पाती, देती, राइट। एंड शी डजंट नो कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसके कारण, और उसके ऊपर से बच्चे को अगर कोई भी तकलीफ हुई, बच्चे ने छींका तो माँ के बाल गीले हो गए, मदर ने ठंडा पानी पी लिया होगा। बच्चे ने अगर ज़्यादा पॉटी कर ली या कम पॉटी की, या बच्चे को कोलिक पेन हुआ, तो वे वही मदर के खाने पीने में कोई चेंजेस आ गए होंगे, मदर ने दूध पी लिया होगा। मतलब हर चीज़, बच्चे ने कोई गलती, मतलब बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हुई, एवरीथिंग के लिए मदर को ब्लेम कर दिया जाता है। पर सर वो फॉर एवर है, आई गेस। वो और फॉर एवर तो एवर है ही, चलता है, लेकिन आगे जाके मदर थोड़ी थोड़ी यूज टू हो होती है। जाती है। लेकिन पोस्टपार्टम दैट। फेज में क्या है ना कि along with this thing, along with the blames, एक मदर को एक सेल्फ गिल्ट आना शुरू हो जाता है, एक सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि वो सही में ऐसा है, कि सही में मेरे बच्चे की मेरे कंडीशन के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। साथ में इतने हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग मूड स्विंग्स लेबल कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली मूड स्विंग्स नहीं है, वो हार्मोनल चेंजेस है विद द मदर इज गोइंग थ्रू, द मेंटल ट्रॉमा विद द मदर इज गोइंग थ्रू। इसको बोलते हैं बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं, ठीक है? अगर इस टाइम पे अगर मदर को प्रॉपर सपोर्ट ना किया जाए, तो मदर धीरे धीरे ऐसे केसेस में डिप्रेशन में जानी शुरू हो जाती है, और आगे जाके अगर इस पे भी ध्यान न दे तो पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसको हम पागलपन बोलते हैं, ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं, क्योंकि मदर को कोई समझ नहीं पा रहा, वो किसी को बता नहीं पा रही है कि उसको साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही है ये सारे सिम्टम्स जो उसको दिख रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। वो बता नहीं पा रही है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। तो बच्चे का ध्यान देने के साथ साथ माँ का ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे टाइम पे फादर का रोल आता है, फादर नीड्स टू सपोर्ट द मदर एज मच एज पॉसिबल। बच्चे का ध्यान तो सब लोग रख लेंगे, लेकिन माँ का ध्यान कोई नहीं रखता। तो माँ का ध्यान, पापा का काम है कि माँ का ध्यान रखे, उसको पूछे हाउ आर यू, कैसी हो, आई एम देयर फॉर यू, कुछ चाहिए आई विल बी देयर, उसकी स्लीप पैटर्न बराबर है कि नहीं, उसका खाना पीना बराबर है कि नहीं, वो खा रही है कि नहीं सही से, इतना भी बोल देना कि आई एम देयर फॉर यू, तो वो उसका हार्मोन चेंजेस ना वो एकदम काम डाउन हो काम जाते हैं। डाउन हो जाता है।
उसका उसे हाथ पकड़ के उसे बोल पता है देना, कि उसके साथ कोई है, यस, एग्जैक्टली। जस्ट होल्ड द हैंड एंड जस्ट लेट हर नो कि यू आर देयर फॉर देम। तो इसलिए फादर का रोल बहुत ज़्यादा आता है आजकल पोस्टमार्टम पीरियड में। घर के एल्डर्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके मदर्स को सपोर्ट कीजिए। मदर्स बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करती है। जी। बहुत सारे एल्डर्स बोलते हैं कि हमने तो 4-5 बच्चे बड़े कर लिए, आजकल एक बच्चे में भी इतना ज़्यादा फस क्रिएट होता है। तो वो पहले की बात अलग थी, सब अलग चीज़ें थी, अलग थी। जी। आजकल पहले के ज़माने में इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज अगर तुम कर सकते हो, अवेयरनेस नहीं था, आज अगर तुम मदर को सपोर्ट इतना अगर दे सकते हो तो क्यों ना दो। ठीक है, एग्जैक्टली। मदर को सपोर्ट देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी स्टैंडिंग बिसाइड द मदर। सर मैंने एक चाइनीज़ थियरी भी पढ़ी थी, उसमें ये मतलब विजुअल बताया था कि एक है जो अपनी वाइफ पर फुल चिल्ला रहा है घर में, शूज़ आकर फेंक दिए, बैग्स फेंक दिए, ये कर दिए, तो सेम द चाइल्ड इज़ डूइंग। वो स्कूल से आ रहा है, बैग फेंक दिया, शूज़ फेंक दिए, मदर ने खाना नहीं बनाया तो उस पर चला, और सेम पैटर्न में ये है कि द अदर वन इज़ कमिंग, बोथ ऑफ देम कमिंग फ्रॉम द वर्क, उन्होंने मोबाइल एक बॉक्स में राइट। रखा है, उसमें मोबाइल्स रख देते हैं, मदर और फादर दोनों किचन में कुक कर रहे हैं, वो बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है, देन दे ऑल आर ईटिंग टुगेदर। सो देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ फादर ऑल्सो एंड मदर ऑल्सो इन द चाइल्ड। जैसे अब आप बता रहे हैं कि फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टिल द प्रेगनेंसी, मतलब अगर आपकी स्टार्ट होती है उसके बाद भी, जब बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल स्कूल जाने से पहले, आई गेस फादर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को एक डेवलप करने में, बिकॉज आई फील कि वो कनेक्ट हो जाते हैं एकदम से यस, बिल्कुल। फादर से, बिकॉज सुबह जाते हैं शाम को फादर आते हैं, तो एक जो वो 2 टाइम है सुबह का और शाम का, आई गेस वो दैट इज द बेस्ट टाइम जब वो अपने फादर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें घुमाने ले जाना, कुछ भी करना, बट दैट इज हाउ द फादर इज इम्पोर्टेंट। फादर का रोल अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब लोग फादर्स कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं, बट आई थिंक मोर एंड मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहले के ज़माने में कैसा था ना, फादर्स, जैसे अगर मैं अपने फादर की भी बात करूं तो हम बेचारे सुबह से जाते थे, रात को वापस आते थे। फैमिली, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा रहता था, तो ये सब चीज़ें रहती थी, तो इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाते थे। राइट। मदर्स ऑलवेज यूज टू पहले आई थिंक हर फैमिली में ऐसा ही हाँ सिस्टम हाँ रहता हाँ। था। इवन हमारे घर में कोई रिलेटिव भी आता था तो दे यूज्ड टू और आस्क के, फादर से एक डर रख डर के भी रहता रहते था, थे, डर के अब तो रहते थे। फादर्स बहुत फ्रेंडली हो गए। यस, फ्रेंडली हो माय गए, फादर इज वेरी फ्रेंडली टू मी बहुत नाउ, ज़्यादा फ्रेंडली। बट तब पहले बहुत स्ट्रिक्ट होता था कि पापा आएंगे तो ये हो बहुत डरते जाएगा, थे, बहुत वैसा हो डरते थे। जाएगा। इवन हमारे घर में रिलेटिव्स भी आते थे तो हम्म। बोलते थे कौन सी क्लास में, तो ही यूज्ड टू कॉल मी एंड आस्क मी कि बेटा कौन सी क्लास में है तू अभी। तो जी। यहाँ तक वो लोग हो जाते थे कि हम्म। अपने काम को लेकर, ये चीज़ों को लेकर, हम्म। तो वी कांट से निग्लेक्टफुल, बट ओवर प्रेशराइज ड्यू टू द फाइनेंशियल बर्डन्स, जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था। जी। अब धीरे धीरे करके द फादर्स हैव लर्न to balance the professional and personal पर्सनल लाइफ, things, both या। the things. They have understood के most of the times father and mother both are working. ठीक है, तो फादर्स आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी मेरे ओपीडी में बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं तो मदर, बिकॉज आफ्टर सिजेरियन थोड़ी वॉक चालने में तकलीफ रहती है, तो फादर ऑलवेज कम्स विद द सपोर्ट इन हैंड। एक डायपर बैग कैरी करते हैं, एक साइड में मदर का बैग कैरी होता है और सामने स्ट्रोलर में बच्चा रहता है। तो आई see that side and I feel so good. The fathers are supporting so much nowadays. But more and more is required. Awareness बढ़ रहा है, major I think हो रहा है changes, but it will take a generation shift पूरा to for all the changes to happen. यस यस कंप्लीटली सर, बिकॉज इतना इजी भी नहीं है नहीं फादर्स के लिए चेंज होना, बिकॉज दे लिव इन अ सोसाइटी वेयर पीपल आर ऑलवेज देयर टू डिफेम देम कि Yes. ये क्या कर रहा है, तू लड़का है, तू ये नहीं कर सकता, तू Yes, वो yes. नहीं कर सकता। सो इट इज अबाउट माई सन ऑल्सो, Yes. इफ इज क्राइंग, क्या लड़की की तरह रोता रहता है, सो Yes, दैट yes. इज It will क्राइंग take इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। कोई भी चेंज आने में एक जनरेशन लगती है। जी जी तो जी, आई एक कंप्लीटली कंप्लीट जनरेशन शिफ्ट जब होगा तो आई थिंक जो जो चीज़ें आज हमको बहुत ज़्यादा ये करती है ना कि अरे वाह ये ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी आगे जाके। तो दिस थिंग्स विल बिकम द न्यू नॉर्मल आफ्टर द फुल जनरेशन शिफ्ट। सो सर एक बच्चे का एक पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न अगर हम बात करें तो एक स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए बच्चे का? देखो, आई वुड से कि बच्चे को कम से कम 10 से अगर अपन न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात कर रहे हैं तो न्यूबॉर्न बेबीज़ तो 18 से 20 घंटे तक सो जाते हैं। जी जी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी स्लीप पैटर्न कैसी बनानी चाहिए वो अपने को, जब बच्चा छोटा है तभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। जब बच्चा 1 साल से बड़ा होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो जितना हो सके बच्चों को हमको रात को 8 से 10 के बीच में सुला देना चाहिए। ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे जब बच्चा रात से 10 के बीच में सो जाता है तो उसका ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीशन है वो पीक पे रहता है रात के टाइम पे। और ग्रोथ हार्मोन रिलीज ज़्यादा रहेगा जब बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए आरईएम स्लीप, मतलब डीप आरईएम, डीप स्लो वेव स्लीप में रहेगा तब। तो बच्चा अगर रात के टाइम पे 8 से 10 घंटा सो जाता है, रात को 8 से 10 के बीच में अगर सोएगा, सुबह 7 बजे अगर स्कूल का टाइमिंग हो गया है उस टाइम पे अगर उठता है, तो वो जो
रात के टाइम की जो स्लीपिंग है पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है बच्चे के लिए। ओके। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पीक पे रहेगा और उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन पीक पे रहने के कारण बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम्म कि बच्चे को आप रात को 8 से 10 के बीच में सुला दें। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, रात को 12-1 बजे बच्चे को सुलाते हैं और बच्चा लेट उठता है बहुत ज़्यादा। तो ये गलत है। 8 से 10 घंटे की नींद तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस टाइम पे सुला रहे हो पैटर्न, हाँ। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट राइट। जितना जल्दी बच्चा सोएगा, मतलब 8 से 9 के बीच में बच्चा सो जाएगा तो दैट इज़ बेटर। 7 बजे के आसपास उसका अगर डिनर हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड हैबिट कि बच्चे का डिनर जो है वो थोड़ा अर्ली होना चाहिए ताकि डाइजेशन प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाए, रात भर डाइजेशन प्रोसेस ना चलता रहे। 7 बजे के आसपास उसका डिनर हो जाए, 1-2 घंटा बच्चा खेल ले या फिर एक्टिविटीज़ कर ले। उसके बाद 9 बजे के आसपास अगर बच्चा सो जाता है, 10 बजे के आसपास उसका ग्रोथ हार्मोन लेवल जो है वो सिक्रीशन धीरे-धीरे करके पीक पे आना शुरू होगा, उसका प्रॉपर बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है? बहुत पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि मेरा बच्चा शाम को सोता है, तो मैं रात को कैसे जल्दी सुला दूँ? तो शाम का नींद इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप चाहो तो आधे आफ्टरनून घंटे का, नैप, हाँ। आफ्टरनून का हाफ एन आवर या 1 आवर का नैप या स्पॉट दे सकते हो बच्चे को। लेकिन रात का टाइम जो है आप जितना हो सके क्रूशियल होता अर्ली, है। हाँ। आज भी मेरी बेटी रात को 8:30 बजे सो जाती है बिकॉज़ वी हैव मेड दैट पैटर्न फॉर हर राइट। सिंस चाइल्डहुड। मतलब वो बचपन में, मतलब बहुत जब 2 साल की थी तब से हम लोग उसको 8:30 बजे सुलाते आए हैं। तो आज भी अगर वो, हम लोग बाहर भी कहीं हैं तो भी 8:30-9 बजे के आसपास वो कहीं भी हम लोग गए तो वो सो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो वो उसका एक पैटर्न बन चुका है और एक बार हमारा बॉडी ऐसा एक्लेम्ड हो चुका है। आप देखोगे सुबह आप अलार्म मत ही लगाओ, लेकिन अगर आप रोज सुबह 8 बजे उठते हो तो अगर आप नहीं भी अलार्म लगाओगे तो भी 8 बजे आप अपना My mother is like that, na? बायोलॉजिकल Your साइकिल। mother, like every mother is like that. बिना अलार्म के they wake up early Yeah. because they have a habit of getting up इट्स early. बायोलॉजिकल साइकिल, हमारी Right. बायोलॉजिकल साइकिल ऐसी बन जाती है। बच्चों में भी सेम चीज़ है। Same है, ठीक है, द साइकोलॉजी वर्क्स द सेम वे कि आप बच्चों में भी अगर वो पैटर्न, अगर वो आदत डाल दोगे तो अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी बच्चा आपका 8:30-9 बजे सो जाएगा और सुबह 7 बजे उठ जाएगा, एंड दैट इज द मोस्ट हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न। So, सर टूथपेस्ट कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? टूथपेस्ट आई वुड से आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स आप कर सकते हो। देखो, टीथ एंड गम क्लीनिंग जो होता है वो पहले भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ से देखा जाए तो ओरल कैविटी क्लीन करते रहना चाहिए। आफ्टर फीडिंग जब भी आप हो, आप साफ कपड़े से बच्चे के टंग क्लीन कर सकते हो। 6 मंथ्स के बाद आप बच्चे के गम्स जो है उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। बहुत सारे सिलिकॉन के गम्स ये आते हैं, आते टंग हैं, क्लीनर्स right, आते हैं, yes, गम yes. क्लीनर्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में डाल के आप उसको क्लीन कर सकते हो। आफ्टर 2 इयर्स आप एक स्मॉल साइज टूथब्रश ले सकते हो जिसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हो, और जितना हो सके फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लेना है फॉर द फर्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए। उसके बाद आप बच्चा एक बार थोड़ा बड़ा हो जाए, 5 इयर्स एंड अबव है, तो फिर आप फ्लोराइड कंटेंट वाला कोई भी टूथपेस्ट आप ले सकते हो। ओके, दैट इज बेसिक। दैट इज बेसिक, दिस इज द बेसिक। ओके। और सर चॉकलेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से जो ये डेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वगैरह, तो ये भी आई गेस दैट इज अ मेजर चॉकलेट्स इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ठीक है, देखो हर चीज़ नहीं देनी चाहिए, हमको पता है। वंस इन अ वाइल, ऐसा नहीं है कि चॉकलेट देंगे आज और सब चीज़ें खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली। वी हैव टू बी माइंडफुल। आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स है, चॉकलेट्स है। बहुत पेरेंट्स मेरे को आके पूछते हैं कि हम लोग जब वेकेशंस पे जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करें? हमारा बच्चा, हम लोग वेकेशंस पे गए हैं तो खाने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा जंक फूड खा लिया, बच्चे ने आइसक्रीम खा ली, तो क्या बच्चे को पूरा नुकसान हो जाएगा? क्या बच्चा डेवलप नहीं करेगा अच्छे से? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा हैम्पर हो जाएगा? हमने तो यही देखा है। ऐसा एक बार से नहीं होता। नहीं होता। तो यू हैव टू बी माइंडफुल। हर चीज़ की जब आदत हो जाती है ना, तब वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। आप अगर साल में 2 या 3 बार दे रहे हो तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उस चीज़ को भी हमको ये करना है, कंट्रोल में रखना है। वी हैव टू बी माइंडफुल कि उस चीज़ की बच्चे को आदत ना लगे। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, रोज रोज चॉकलेट दे देते हैं बच्चे को, वो रोज रोज बिस्किट पैकेट खिलाते फूड्स हैं, आई गेस। रोज रोज पैकेट फूड देते हैं, वो प्रॉब्लम करती है बच्चों को। ठीक है, तो अगर एक बार आपने एक चॉकलेट दे दी तो वो उसके बाद का जो 1 या 2 मील है वो खत्म हो गए, क्योंकि उससे एकदम कैसा होगा, सडन शुगर स्पाइक आएगा, बच्चे की भूख पूरी खत्म हो गई। सडन स्पाइक जो आता है बच्चे का, उससे क्या होता है, बच्चे को एकदम ज्यादा हाइपर बच्चा होना शुरू हो जाता है। एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाती है कि बच्चा एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। एंगर इश्यूज, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें, शुगर रश जो अपन बोलते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सेसिव शुगर इंटेक के कारण। इसलिए बच्चों को शुगर देने से मना करते हैं, क्योंकि जो आजकल इतने ज़्यादा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो देखने को मिल रहे हैं बच्चों में, ये सारी चीज़ों का वन ऑफ द कॉज है शुगर, जो इंटेक बहुत ज़्यादा है बच्चों का, उसके कारण। ड्रिंक्स भी बहुत आजकल तो सर, शुगरी ड्रिंक्स एक्चुअली जी जी, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। सर वॉकर्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब तो जैसे पीडियाट्रिशियन ही मना कर देते हैं कि आपको नहीं यूज़ करना है, वॉकर्स नहीं करना है, फिर भी देयर आर मेनी families who introduce walkers to their kids. So what do you say about that? या आई वुड से नो टू वॉकर्स। वॉकर्स नहीं देना चाहिए बच्चों को।
वॉकर्स देने का मेन रीजन पेरेंट्स का क्या होता है ना कि बच्चा फटाफट चलना सीख जाए। तो 8-9 महीने का बच्चा हुआ नहीं कि उसको वॉकर में बिठा देते हैं जिससे बच्चा आगे आगे चलना शुरू कर देता है। राइट। लेकिन वॉकर्स क्या होता है ना, अलग अलग साइजेस के आते हैं। बहुत बार अप्रोप्रिएट साइज का वॉकर नहीं होता, तो कैसा होता है कि बच्चे के पाँव जो है वो नीचे टच नहीं होते, तो बच्चा क्या करता है, टोज पे चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो टोज से आगे आगे पुश करता है, तो उसको बोलते हैं टो वॉकिंग। और यही पैटर्न जो है वो आगे जाके भी कंटिन्यू होता है। आज भी मेरे पास 2 साल के 3 साल के बच्चे आते हैं जो टोज पे चल रहे हैं। राइट। तो एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने इसी इनको तरह वॉकर से, दिया था, हाँ। तो उनका आंसर था हाँ। तो वॉकर दोगे तो बच्चा आगे जाके टो वॉकिंग करेगा, और उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा फिजियोथेरेपी वगैरह देनी पड़ती है, बिकॉज टो वॉकिंग के कारण बच्चा दौड़ नहीं पाता, ज़्यादा दौड़ता है तो गिर जाता है तुरंत। राइट। इंडिपेंडेंट वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें होती है वॉकर्स के कारण। तो इसलिए बच्चों को वॉकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके टो वॉकिंग होगा। सेकंड, क्योंकि बच्चे को आपने वो इसमें वॉकर में बिठाया है, तो बच्चा फुल फ्रीडम आ रही है बच्चे को। बच्चा यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रहा है, मदर किचन में काम कर रही है, आपको पता नहीं चलेगा, पीछे से आएगा तेल की कढ़ाई वगैरह कहीं भी हाथ मार के खींच लेगा। तो उससे बच्चे को इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। बच्चा घर के बाहर निकल गया, स्टेयरकेस से नीचे गिर गया, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वॉकर्स के कारण। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को आपने वॉकर में बिठाया है, वॉकर में बिठा के आप उसको चला रहे हो, तो उससे एक इंडिपेंडेंस आ गया। लेकिन जैसे ही आप वॉकर से निकाल के बच्चे को खड़ा रखते हो उसके बाद, तो बच्चे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। एग्जैक्टली। ठीक है, जो नॉर्मल नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए था वॉकर का, तो वो वॉकर का नेचुरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो वॉकर के बगैर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अपन वॉकर यूज करना भी है तो बैठने वाले वॉकर्स नहीं, जो पुश करने वाले पुश वॉकर्स आते वॉकर्स, हैं। बहुत सारे लकड़ी के वॉकर्स हाँ आते हैं जो हाँ। पुश करने वाले होते हैं, हम्म। जिसमें आप बच्चा खाली पुश करता है उस चीज को। उसमें बच्चे का पाँव भी नीचे टिका हुआ रहेगा, बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी नहीं रहेगा, और बच्चा खुद से चलेगा। एग्जैक्टली। उस टाइप के वॉकर्स आप चाहो तो यूज कर सकते हो। बाकी जो बैठा के चलने वाले जो वॉकर्स है वो स्ट्रिक्टली नो। एंड सर, व्हाट अबाउट दैट डब्ल्यू सिटिंग, जो बच्चे पैर फोल्ड Yes, करके yes. बैठते हैं, दैट इज आल्सो अ वेरी बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक। बच्चे आजकल डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं। मेरी बेटी भी खुद डब्ल्यू सिटिंग में बैठती थी पहले। डब्ल्यू सिटिंग में जब बच्चा बैठता है ना, तो उसके हिप जॉइंट और नी जॉइंट, तो बच्चा जब भी डब्ल्यू पोजीशन में बैठेगा तो उसके हिप्स और नीज दोनों जॉइंट जो है वीक होना शुरू हो जाते हैं। और बच्चा क्योंकि डब्ल्यू पोजीशन में बैठा है तो आगे जाके चलने में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चा चलते चलते गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है जब बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में होता है, तो डेवलपमेंट बराबर नहीं हो पाता Right. लिम्स का। राइट। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके उसको क्रॉस लेग, जो इंडियन ट्रेडिशनल क्रॉस लेग पैटर्न जो होता है, तो क्रॉस लेग ही बिठाना है उसको जितना हो सके। ओके। सो सर, वी हैव हर्ड अ वर्ड वर्चुअल ऑटिज्म, तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि एक्चुअली ये है क्या। वर्चुअल ऑटिज्म मतलब देखो, ऑटिज्म, एडीएचडी, ये सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं जी। बच्चों में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बच्चा सुन आपकी बातें सुन नहीं रहा है। बहुत केसेस में बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज रहते हैं वो बिहेवियरल इश्यूज है, जो ऑटिज्म, ऑटिस्टिक फीचर्स जो हम बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें उनमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो सारे सिम्टम्स है, ये सेम सिम्टम्स ऐसे बच्चों में देखे जाते हैं जो पहले नॉर्मल थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यही सेम सिम्टम्स उन बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। ओके। इसलिए इनको बोला गया है वर्चुअल ऑटिज्म, मतलब स्क्रीन टाइम एक्सेसिव वजह होने से। के कारण होने वाले ऑटिस्टिक सिम्टम्स। समझ रहे ओके। हैं? कोविड के वक्त जो बच्चे बॉर्न हुए, कोविड के फेज में बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज देयर कि वाज नथिंग टू बिकॉज डू। देयर वाज नथिंग टू डू। बच्चे बाहर जाके खेल नहीं पा रहे थे, हम्म। इसलिए पेरेंट्स ने जितना हो सके उनको स्क्रीन टाइम दिया उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके कारण वो जो हैबिट बन गई उनकी, साथ में बच्चा का खाना नहीं खाता है तो मम्मी टीवी लगा के दे देती है, मोबाइल चालू करके दे देती है। साथ ही बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो एक्सेसिव ऐसी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स, माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और कोई फिल्टर नहीं है ऐसे जो स्क्रीन टाइम जो मिल रहा है उस पर, क्योंकि वो देख रहे हैं कौन सा कंटेंट आ रहा है, कौन सा देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना नहीं चाहिए। आ रहा है। नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन। यस। तो इन चीज़ों के कारण जो सिम्टम्स आते हैं, बच्चे इंटरेक्ट ही नहीं करते पेरेंट्स के साथ। मेरे पास एक पेशेंट आया था हु वाज विथ हिज फादर। फादर बैठा हुआ है, बच्चा बिल्कुल पहचान ही नहीं रहा है फादर को। बच्चा ऑलरेडी 7 साल का हो चुका था, ओह माय गॉड। बट वो पहचानता नहीं है फादर को। मदर को थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करेगा तो करेगा, बाकी नहीं करेगा। एंड ही वाज जस्ट वॉचिंग द ऑल द कार्टून कैरेक्टर्स जो हमारे यहाँ बनाए हुए लगे थे, हुए, हाँ। वो सब चीज़ों को देख रहा था बस। और जैसे ही उसके पेरेंट ने उसको, फादर ने उसको फ़ोन दिया, वो इमीडिएटली उसने लिया और बात करना शुरू कर दिया। मतलब ही वॉज टॉकिंग टू द फोन। Oh कैन my यू God. इमेजिन? मतलब उसको लगा कि ये जो फोन का वर्चुअल वर्ल्ड है, दैट इज द रियल वर्ल्ड एंड Real. दिस इज द फेक वर्ल्ड व्हिच ही इज लिविंग इन। इतने ज़्यादा बच्चे उसमें अंदर घुस चुके हैं, और ये वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई बच्चा, जैसे आज अगर मैं गुजराती हूँ तो मेरे घर में कोई बेबी है,
वो बड़ा होगा तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, गुजराती बोलेगा। कोई एग्जैक्टली। अगर पंजाबी है तो पंजाबी बोलेगा, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी बोलेगा। हम्म। साउथ में कोई बच्चा है, अगर कोई तमिलियन है, उसके घर में बच्चा बड़ा होगा तमिल बोलेगा, मदर उनको सिखाना लैंग्वेज नहीं तो पड़ता। सिखाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं हाँ पड़ता, क्यों? एग्जैक्टली। क्योंकि घर पे वही चीजें सुनते आ रहा है, सुनते सुनते वही बड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है ना, वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे स्क्रीन टाइम दे दे के वही कार्टून कैरेक्टर्स की बातें, वही चीजें वो सुनते आए हैं, तो वो लैंग्वेज अपनी घर में जो बातें हो रही है वो सुनी ही नहीं उन्होंने एंड कभी। दे क्रिएट अ इमेजिनरी फ्रेंड आल्सो, आई गेस। इमेजिनरी हाँ। लैंग्वेज, इमेजिनरी कार्टून कैरेक्टर्स, इमेजिनरी चीजें बना बना के बच्चे उसके साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसे कारण, इन चीज़ों के कारण स्पीच डिले जो पहले इतना ज़्यादा कभी देखा नहीं गया, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बच्चे 3 साल 4 साल के हो गए लेकिन बात ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल ही देखते रहते हैं, पूरा दिन मोबाइल में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप पेरेंट हो और आप अपने बच्चे को माइंडलेस स्क्रॉलिंग करवा रहे हो, अपना काम जब आप कर रहे हो तब बच्चे को मोबाइल हाथ में दे रहे हो, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। फ्यूचर बहुत ख़राब है, आगे जाके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऐसे केसेस में। अगर ऐसी चीज़ें होती है तो मतलब उसमें से बच्चों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो पहले 2 या 3 साल के अंदर हो जाता है पूरा अच्छे जी। से। ठीक है, अगर उस टाइम पे अगर उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, उस टाइम पे उसको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम और इतना ज़्यादा एक्सपोजर दिया गया है स्क्रीन्स का और उन लैंग्वेजेस का, तो उससे बच्चे के ब्रेन में जो इफेक्ट आता है ना, उसको वापस रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास एक मदर आई थी जिसके बच्चों को ऐसे वर्चुअल ऑटिज्म के पूरे साइंस थे, तो हमने उसको वही एडवाइस किया, आप टोटली उसका स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए, टोटली बंद। तो 0 स्क्रीन टाइम कर देने के बाद विदिन 3 मंथ्स के अंदर वो लोग फॉलोअप के लिए आए और उन्होंने बोला कि 60 to 70% उनको उनको चेंजेस चेंजेस दिखे उसके राइट। बिहेवियरल पैटर्न्स में, जो एंगर इश्यूज, वो बच्चों को दूसरे बच्चों को मारना, काटना, ये सब चीज़ें करना, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना, या फिर बातें नहीं सुनना घर वालों की, बात ज़्यादा नहीं करना, गुमसुम पड़े रहना, ये सारी चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आप अगर टोटली बंद कर दोगे, और कुछ बहुत सारी बिहेवियरल थेरेपीज आती है जो अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसे बच्चों को भी आप नॉर्मल कर सकते हो। कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं, नॉर्मली भी आपको नॉर्मल बिहेवियरल थेरेपीज हर बच्चे के साथ करनी चाहिए, जो बच्चों को एंगर इश्यूज़ है, बिहेवियरल इश्यूज़ है, तो ये सारे इश्यूज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इनमें भी ऐसी बिहेवियरल थेरेपीज करके आप इन बच्चों को नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कर सकते हो। तो सर इम्पोर्टेंट यही है कि बस आप अब स्क्रीन टाइम अगर देना भी है तो यू हैव टू लिमिट द टाइम। बी वेरी एंड माइंडफुल। इन फोन अभी मोबाइल्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो आप ऐप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यस, चीज़ें कंटेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो आई फील कि वो एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यस, लिमिटेड टाइम यस, डेफिनेटली पीरियड आई इज़ फील वेरी। इट शुड बी 0 स्क्रीन टाइम बिफोर 5 इयर्स ऑफ एज। 5 साल से नीचे वाले बच्चों को जितना हो सके ट्राई कीजिए कि स्क्रीन टाइम नहीं ना दें। दो। ठीक है, 5 साल से ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके एजुकेटिव वीडियोस वगैरह सब दिखा सकते हो, जिसमें से उनको एजुकेशन मिले। देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव स्क्रीन टाइम, एक होता है पैसिव स्क्रीन टाइम। ओके। एक्टिव स्क्रीन टाइम मतलब जिसमें से बच्चा कुछ सीख रहा है, एजुकेशनल वीडियोस है जिसमें कुछ लर्निंग मिल रही है, बच्चे को एक्टिविटीज दिखाई जा रही है, जिससे जो देख देख के बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है तो उसको देख देख के बच्चा पेंटिंग कर रहा है, तो दिस इज एक्टिव स्क्रीन टाइम जिसमें बच्चा सीख रहा है। सीख रहा है, राइट। एंड सेकंड इज पैसिव स्क्रीन टाइम, जिसमें बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, खाली बस माइंडलेस स्क्रोलिंग हो रही है, जिसमें कुछ वीडियोस चल रहे हैं, फनी वीडियोस चल रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस चल रहे हैं। तो आई वुड से एक्टिव स्क्रीन टाइम इज ओके, दैट टू फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आप बोलिए हाफ एन आवर टू 1 आवर अ डे, लेकिन पैसिव स्क्रीन टाइम शुड बी 0। सो व्हाट आर द बिहेवियर थेरेपीज वी कैन यूज, जो आप कह रहे थे कि इससे बच्चों को हम वापस एक नॉर्मल लाइफ जीने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं सर? देखो बिहेवियरल थेरेपीज कैन आल्सो हेल्प इन, कैन हेल्प इन वर्चुअल ऑटिज्म पेशेंट्स आल्सो, एंड आल्सो इन नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ में भी आप इन बिहेवियरल थेरेपीज को यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, जैसे अब 2 बिहेवियरल थेरेपीज आई वुड लाइक टू शेयर राइट नाउ। यस, यस। एक होता है स्लीप टॉकिंग। स्लीप टॉकिंग क्या होता है ना, स्लीप टॉकिंग एक थेरेपी है जिसमें आप बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बात करते हो। मतलब आपको मेनली जब क्या वो करना सो है, जाता है। जब वो सो जाता है, ओके। आपको क्या करना है कि बच्चे के ऐसे 5 एस्पेक्ट ढूंढने हैं, जिसमें अपने बच्चे के अपने 5 ऐसे एस्पेक्ट ढूंढने हैं जिसमें आप बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। जैसे आपका बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है, अपने टॉय शेयर नहीं करता, बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट्स ऐसे ढूंढना है जिसमें आप चाहते हो कि यार ये चीज़ों के मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ। ठीक है, तो इन 5 एस्पेक्ट को आपको रिपीटेटिवली उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करना है। कैसे, अगर बच्चा रात को, अगर आपका बच्चा जब सो जाता है उसके बाद 1 घंटे बाद आपको अपने बच्चे के साथ नींद में बात करनी है। आप जाइए, पहले अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, जैसे अगर आप ईशा है तो हाय बेटा, आई एम ईशा, आई एम योर मदर। ठीक है, तो यू कीप स्लीपिंग। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके आप उसको बात करके बताइए कि हाउ मच यू लव हर, या आई लव यू वेरी मच एंड नो मैटर व्हाट, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो उससे एक बच्चे के साथ कनेक्ट डेवलप होता है। ऐसा
सबकॉन्शियस माइंड में इवन इफ वी आर स्लीपिंग तो हमारा ब्रेन लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्टिव एक्टिव रहता है, रहता है, एक्टिव राइट। रहता है। वी आर एबल टू परसीव द सिग्नल्स, और जो बातें हम लोग बोल रहे हैं वो हम लोग समझ पाते हैं, और हमारा माइंड जो है वो वर्क करते रहता है उस चीज़ को लेकर। तो हम लोग को वो 5 एस्पेक्ट जो है उसमें पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हमको बच्चे को बताते हैं कि हाउ मच वी केयर फॉर द किड, ठीक है, हम तुम्हारे लिए कितना प्यार, हम तुम कितना प्यार करते हैं, ठीक है, हाउ मच आई केयर फॉर यू एंड नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर यू, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके यू यूज ऑल द पॉजिटिव एफर्मेशंस जो एंड हमें चेंजेस जो लाना चेंजेस है, लाने हैं, एंड इन राइट। द प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मतलब समझ लो मायरा, माय किड, ओके। तो मायरा ऑलवेज शेयर्स हर टॉयज, ठीक है। तो अगर वो टॉय शेयर नहीं करती तो मायरा ऑलवेज शेयर्स हर टॉयज, मायरा विल शेयर हर टॉयज नहीं, ओके। मायरा ऑलवेज शेयर्स हर टॉयज, ऑलवेज यूज इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ऑलराइट। मायरा ऑलवेज कंप्लीट्स हर फूड, मायरा इज अ वेरी वेरी काइंड गर्ल, मायरा ऑलवेज लाइक्स टू गो टू स्कूल, ठीक है। तो ऐसे मेन एस्पेक्ट आपको ढूंढना है। और मायरा नेवर थ्रोस टैंट्रम्स, मायरा नेवर गेट्स एंग्री एट हर मदर, तो ये ओके। सारी चीज़ें आपको, जो जो चीज़ें वो करती है, जो आपको चेंजेस लाने हैं, वो चीज़ें आपको रिपीटेटिवली करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स, मतलब 1 महीने तक करना है। आपको सोने के बाद 1 घंटे के बाद करना है, राइट। और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक आप उसके साथ बात कर सकते हो, ठीक है। ये जब आप रिपीटेटिवली 4 वीक्स या 6 वीक्स तक करते हो, तो आई हैव सीन चेंजेस, यू नो। पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं कि या स्लीप टॉकिंग करवाने से माय बेबी हैज़ इम्प्रूव्ड नाउ, यू नो। बिहेवियरल चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं। तो दिस थिंग्स वर्क, भले Okay. प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा ये लगे। एंड अफर्मेशंस आई गेस हेल्प्स द अफर्मेशंस किड। हेल्प्स अ लॉट, यू नो। इवन स्टार्टिंग अ डे आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जाओगे, आपको भी एक चेंज मिलेगा, आपको भी आपके अप्रोच में एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सर वो जो गर्भ संस्कार करवाते हैं यस, जब बेबी वूम में होता यस, है, तब यस। भी आप उससे बात पॉजिटिव करो, अफर्मेशंस बोलते हैं। फादर्स को बोलते हैं आप यस, उनसे बात करो, बिकॉज यस, दे लिसन। और जब वो यस, बाहर आते हैं तो आई गेस वो पहले से वो आवाज यस, पहचाने हुए ही होते हैं यस। कि ये तो दिस मेरे। पॉजिटिव अफर्मेशन जो सुन के आए हैं, वो चीज़ें उनके माइंड को ट्रेन होती है, उनका माइंड ट्रेन हो रहा है। तो इसी तरह से स्लीप टॉकिंग में हम उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, ताकि हम इन बिहेवियरल चेंजेस को ला सकें, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन स्पेंड द बेस्ट 9 मिनट्स विथ योर चाइल्ड, यू नो। Okay. जब वो 3 मिनट जब बच्चा सो के उठता है, यू नो। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर्स, बच्चा अभी उठा नहीं कि तुरंत उसको लेके जल्दी से नहाने जाओ, जल्दी ब्रश करो, कपड़े पहनो, स्कूल जाके तैयार हो जाओ, ये सब चीज़ें। तो आप अगर सिर्फ 3 मिनट दो, उसको प्रॉपरली हग करो, उसको कडल करो, क्या होता है, उसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। बच्चे को बताओ कि या योर डे विल बी वेरी गुड टुडे, यू नो, आई लव यू सो मच। इतना अगर प्यार से चीज़ें बोले ना, बच्चे के चेहरे पे एक स्माइल आएगी, बच्चा खुश होके हैप्पी हैप्पी होके तैयार होगा, हैप्पी हैप्पी होके स्कूल जाएगा। राइट। तो दिस 3 मिनट्स मैटर्स अ लॉट। उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आया है, तो चल बेटा जल्दी खाना खाने बैठ जा, एक काम कर, ये कर ले, कपड़े बदल लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सब करने से बेटर है जस्ट हग देम फॉर फ्यू मिनट्स, उनको बताओ कि हाउ मच यू मिस देम, है। तो ये सब चीज़ें करने से बच्चों को भी कनेक्ट आता है। राइट। साथ में वही, अगर बच्चा रात को जब सोने जा रहा है, तब के जो 3 मिनट होते हैं, उनको उनके साथ बात करो, उनको स्टोरीज शेयर करो। जी। आज भी मुझे हैबिट है, मैं रोज़ चाहे कितना भी मेरा डे हेक्टिक गया हो, मेरी बेटी को मैं ही सुलाता हूँ, और मैं जब बच्चे के साथ में सो रहा हूँ, उसको स्टोरीज बता रहा हूँ, मेरा दिन कैसा गया उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी अपना दिन कैसा गया मेरे साथ शेयर करती है। That's एंड so देन lovely. यू नो द स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स विच दे आर गोइंग थ्रू। आज मेरे स्कूल में ये हुआ, इवन इफ शी इज 6 years old, शी हैज सो मच फीलिंग्स एंड शी हैज सो मच इमोशंस कमिंग आउट ऑफ देम, यू नो। उसको कितनी सारी चीज़ें होती है और बताने अब के तो लिए, बहुत डेवलप हो जाते हैं सर, बहुत ज़्यादा जल्दी सीखने लग सीखने जाते हैं लगते हैं। बच्चे। तो शी विल एग्जैक्टली। टेल यू, आज उसने मुझे ये बोला, मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, आज ये मम्मा ने ये किया, तो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट दिस थिंग। तो आई ट्राई टू लिसन टू ऑल दिस थिंग्स, आई ट्राई टू कंसोल हर कि इट्स ओके टू हैव अ बैड डे, ओके, कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो शी गोज टू स्लीप विद अ स्माइल, यू नो। तो ऑल दिस थिंग्स अभी के मैटर अ पेरेंट्स तो लॉट। आई गेस सर डरा के सुलाते हैं। डरा के ये सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, एग्जैक्टली। जल्दी सो जा, नहीं तो ये आ जाएगा, तो वो रो के सोएगा बच्चा। एग्जैक्टली। तो आप बहुत फ़र्क और देखोगे फिर अगर वो वही बीच में उठ जाते हैं सर डर के। डर के उठते हैं। हाँ। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा रात को रोने लग जाता है, उठ के रोता है, खराब सपने आते हैं, उनको सपनों में भूत दिखता है, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आप वही चीज़ें बोल के उनको सुलाओगे तो वही होगा, वही आप उनको प्यार से सुलाओगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ठीक है, तो आप लाइफ चेंज हो जाएगी एंड आपकी। देयर इज अ स्टडी इन अमेरिका सर कि आप रात का जो एक ये सुलाने का जो टाइम है पेरेंट्स में, उसमें अगर फादर अगर बच्चे को सुलाते हैं यस, विद अ ब्रेवरी स्टोरीज या यस, हनुमान चालीसा पढ़ के या कुछ के, सो दैट इज अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन देम यस, यस, इन फ्यूचर ऑल्सो। और प्लस उन्हें एक नींद भी बहुत अच्छी आती है, एंड द अदर डे मॉर्निंग दे फील लाइक मैं मतलब आई एम अ वेरी ब्रेव यस, बॉय या यस, गर्ल, यस, सो यस, दैट
नाइट वाला थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फादर्स वेरी टू डू इंपॉर्टेंट, दैट। क्योंकि दिन भर बच्चा है ना मदर के साथ टाइम स्पेंड करता है। एग्जैक्टली। रात के टाइम जो फादर के साथ टाइम स्पेंड करता है उनके साथ अच्छा बॉन्ड करता है। डॉटर्स आर फादर्स फ्रेंड्स। फादर्स फ्रेंड्स यस। एक्चुअली। तो हमेशा मैं तो यही बोलता हूँ कि अपने बच्चे का ना पेरेंट नहीं, दोस्त बन के रहो। अगर उनका दोस्त बन के रहोगे ना, वो अपने साथ सब चीज़ें शेयर भी करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और हर चीज़ बताएंगे आपको। And strict parents, I guess they create great liars only, sir. I don't यस think यस। they don't see बच्चों का झूठ कि बोलने का मेन रीज़न यही होता है, द वे यू रिएक्ट, द वे यू रिस्पॉन्ड। झूठ क्यों बोलते बच्चे? वो आपके रिएक्शन से डरते हैं कि अगर मैंने बोल दिया, सच बोला, तो ये अभी मेरे को मार देंगे, ये चिल्लाएंगे, डांटेंगे, ये चीज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे झूठ बोलते हैं क्योंकि वो आपके रिएक्शन से डरते हैं कि आप क्या रिएक्ट करोगे। ठीक है, उनको मारोगे, उनको चिल्लाओगे, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके मेनली रिएक्शन से बच्चे डरते हैं। तो रिएक्शन, तो इसलिए क्या होता है ना कि हमेशा आपके बच्चे के साथ आप एक कोड वर्ड डेवलप कर सकते हो। मेरा और मेरी बेटी का हमारा एक कोड वर्ड है, वो है हैंडशेक। तो जब भी अगर मेरे को मेरी बेटी को पता है कि उसने कोई गलती की है और डैडी या मम्मा चिल्लाएंगे, तो हमेशा आके मेरे को बोलती है कि डैडी हैंडशेक। तो हम लोग क्या करते हैं कि चुपचाप बैठ जाते हैं उसके सामने। तो वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अंटिल शी कंप्लीट्स। ओके, तो हमको बैठ जाना है उसके सामने। एंड शी विल टेल कि डैडी आज मैंने ये गई थी, मैं इसके यहाँ गई थी, मैंने ऐसा ऐसा किया, आई डिड रॉन्ग, आई नो, बट मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, मैंने ये कर दिया। वॉट एवर जो चीज़ हम मना करते हैं उसमें से कुछ चीज़ उसने की है, तो मैंने कर दिया एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर डू इट अगेन। तो हम लोग पूरा सिर्फ सुन लेते हैं एंड वी आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। हो गया, पूरा खत्म हो गया, एंड देन वी आर लाइक ओके बेटा, इट्स ओके, बट डोंट डू इट अगेन, खत्म बात। ठीक है। तो अब फिर बाद में जब हम रात को सोते हैं एंड देन आई एक्सप्लेन, जब वो अच्छे मूड में है, जब वो एंगर गुस्से में नहीं है, तब वो प्रॉपरली मैं उसको समझा पाता हूँ, तो वो समझती भी है वो सब चीज़ों को। ठीक है, उस टाइम को जाने देना है। उस टाइम पे अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम भी गलत है। उस टाइम पे बच्चों का रिएक्शन, अगर उसने आके बताया भी, समझ लीजिए कि मैंने ऐसा किया और आपने और गुस्सा किया, ऐसा कैसे किया, 1000 बार तुमको बोला है, मना किया इस चीज़ करने के लिए, और तुमने एक लगा दिया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करना, तो वो चीज़ एक ट्रॉमा भी बन के चली जाती है। और अगली बार वो चीज़ अगर वो करेगी भी तो आपको आके बताएगी नहीं, वो झूठ बोलेगी कि नहीं मैंने नहीं किया ये चीज़ करके। ठीक है, अगर आपने देखा भी उसको करते हुए तो भी मना करेगी मैंने नहीं किया ये, क्योंकि आपको पता है कि वो आप गुस्सा करोगे, मारोगे। वहीं अगर आप एक कोड वर्ड बना देते हो, आप रिएक्ट नहीं करोगे, उसको प्रॉमिस करते हो, तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे के साथ आपका एक कनेक्ट बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। उसको पता है कि आप चिल्लाओगे नहीं, मारोगे नहीं, आप सुनोगे उसकी बात को। तो यही चीज़ें आगे जाके बच्चे के साथ टीनेज में भी बनती है। टीनेज जब उसका आएगा, जो क्रूशियल पीरियड होता है, तो ये जब बॉन्ड बन गया है मेरा और मेरी बेटी का, जब वो टीनेज में आएगी, जो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, जब बच्चे झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डरते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, तब वो खुल के मेरे को बता पाएगी, तब वो यही कोड वर्ड जो है ना बहुत वो फिर रॉन्ग वे पे चले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो आके बताएगी, उसको पता है मैं कितनी भी बड़ी गलती कर लूँ, मेरे फादर जो है वो बैठ के पहले सुनेंगे, and then he will interpret and then he will calmly tell me कि what is wrong and how I need to correct this thing, और मैं ऐसा नहीं करूँगी, वो चीज़ वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। तो ये चीज़ें बनती है। मैं बोला ना, हर चीज़ की न्यू बेस जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपकी बिल्डिंग अच्छी खड़ी रहेगी। बच्चों में भी ऐसे ही है, अगर बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, करेक्ट टाइम पे सुला रहे हो, करेक्ट पेरेंटिंग दे रहे हो, पेरेंटिंग के ऊपर आज हज़ारों चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन क्या लेना है क्या नहीं, हर चीज़ नहीं ले सकते। पेरेंटिंग मतलब प्रैक्टिकली हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। राइट सर। अगर आपको 10 लोगों ने आके बोल दिया ऐसे बच्चों को बड़ा कीजिए, वैसे बच्चों को बड़ा कीजिए, नहीं कर सकते। आई फील कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गूगल मत करो। गूगल मत करो नहीं, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। बच्चों को आप नहीं कर सकते हो कैसे पेरेंटिंग करना है, बच्चे आपको बताएंगे कि पेरेंट कैसे बनना है। मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे पेरेंट्स ऐसे सुनने चाहिए, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे समझाए। बच्चों की भी डिमांड होती है, हर चीज़ आप फ्रेमवर्क करके उसमें स्क्रीन अपने पेरेंटिंग के क्लासेस करके नहीं सीख सकते। तो यू नीड टू डेवलप दैट ट्रस्ट, दैट कोड विथ योर, दैट बॉन्ड विथ योर चाइल्ड। अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करो पहले। अपने बच्चे के साथ आप कनेक्ट कर लोगे ना, तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हर चीज़ वो चीज़ें आनी। और आई गेस वो फिर आपको सुनने भी लग जाएगा, आपको चिल्लाने की भी जरूरत नहीं, और शायद आपकी सारी बातें भी मानने लग जाए। एवरीथिंग फॉल्स सॉर्टेड। मेरे को मेरी बेटी को चिल्लाना ही नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए। एक बार का हो सकता है उसकी मम्मी किसी चीज़ के लिए इसको चिल्ला भी दे, लेकिन मैं नहीं चिल्लाता, क्योंकि उसको पता है कि ये नहीं चिल्लाएंगे, एंड शी कम्स एंड टेल्स ऑल हर सीक्रेट्स। इवन इफ शी इज हैविंग प्रॉब्लम विद हर मॉम ना, वो आके मुझे बता देगी आज मॉम ने ये किया, आज मेरे को ये किया, आज ऐसा किया, आज पता है मेरे मॉम ने ऐसा चिल्लाया, आपने बोला था नहीं चिल्लाएगी, फिर उसने चिल्लाया। एंड देन आई विल हैव टू टेल हर कि नहीं देखो ऐसा होता है, इसलिए तुमने ऐसा किया, इसलिए ऐसा किया। एंड देन आई विल टॉक टू मॉम ऑल्सो के स्लाइटली थोड़ा इस चीज़ में ऐसा मत करो, शी इज हैविंग दैट प्रॉब्लम विद हर। तो ये चीज़ें कनेक्ट कब होती है, वो इतनी फ्री है। She doesn't consider me a father, as she consider me as a friend, not as a parent. She is like
आई हैव अ फ्रेंड विथ मी जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, और मैं जो भी बोलूँगी और ये मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे बताएगा। ठीक है, तो राइट। दैट कनेक्ट जो हम मेरे साथ आज है, वो मुझे उसके टीनेज में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक्चुअली, और वो अभी से ही डेवलप करना अभी से बहुत ही ज़रूरी डेवलप है। होगा। आप टीनेज में जाके नहीं बोल सकते हो कि बेटा मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है, हुँ, तो चलो आज से अपन फ्रेंड्स हैं। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। नहीं। ये बनेगा कब? जब वो बच्चा छोटा है, जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, हुँ, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, हुँ, उसके वैल्यूज़ बन रहे हैं। हुँ, तब आप जब उसके साथ कनेक्ट करोगे, उसके साथ बॉन्ड बनाओगे ना, तब वो बॉन्ड आगे जाके बड़े होके वो बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो ट्रस्ट लेवल जो है वो बना रहेगा। दैट्स सो लवली। सर, आज अगर हम बात करेंगे तो मुझे लग रहा है हम 2 घंटे भी खींच लेंगे, चलिए। लेकिन आई हैव टू स्टॉप दिस टॉपिक हियर एंड यस। आई कैन नॉट एक्सटेंड मोर। बट आई गेस कि आज जो हमारे पेरेंट्स हमारा ये पॉडकास्ट सुनेंगे वो 100% मुझे यही बोलेंगे कि डॉक्टर को वापस लेकर आइए और हमारे ये डेफिनिटली। सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। बट बिफोर गेटिंग एन एंड आई वांट टू आस्क कि एक पीडियाट्रिक की सैलरी क्या होती है सर? वो कितने कमाते हैं? सो और आप ये जो सब पेरेंट्स इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को कैसे काम रखते हैं? नहीं कमाते तो ज़्यादा नहीं कमाते हैं, ज़्यादा ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं होता कमाते। है। एक एवरेज आई आई विल से कि अगर आप पीडियाट्रिक्स एमडी पीडियाट्रिक्स करते हुँ, हो, व्हिच इज़ हुँ, लाइक 5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस, 6 हुँ, इयर्स, उसके बाद इंटर्नशिप होती है, 3 साल एमडी के होते हैं। हुँ, इतना सब करने के बाद इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हुँ, तो एवरेज सैलरी इज़ अराउंड 50 टू 60,000 पर मंथ। ओके। अगर आप प्राइवेट बहुत में? प्राइवेट कर रहे हो तो आपका कितना सेटअप है उस हिसाब से है, आपका कितने बेड का हॉस्पिटल है, हुँ, उसके हिसाब से आपका ये इनकम ओके, होता है। ओके, बाकी इफ एट ऑल यू हैव 10 और 15 इयर्स एक्सपीरियंस, स्टिल आई थिंक 1 टू 1.5 पर मंथ के आसपास सैलरी होती है। ओके। एंड हाउ डू यू कीप काम? लिसनिंग ऑल टू द पेरेंट्स कि आज मेरे बच्चे ने ये किया, आज मेरे फादर ने ये किया, मेरे मदर ने ये किया, हाउ डॉक्टर पवन इज़ सो काम अबाउट इट? नो, आई ऑलवेज लाइक माई ब्रांच, हुँ, पीडियाट्रिक्स मैंने तब डिसाइड किया था जब मैं इंटर्न था। मैं ओके, हमारा एमबीबीएस 5 साल का खत्म होता हुँ, है, उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है। ओके, इंटर्नशिप में जब मैं पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग में था, आई हुँ, ऑलवेज हैड टू गो टू द डिलीवरीज। हुँ, हम लोग डिलीवरीज में जाते थे, हुँ, तो डिलीवरीज में आई यूज टू ऑलवेज सी के एक बच्चा जब बॉर्न होता है, द हुँ, फर्स्ट कॉन्टैक्ट विच द बेबी हैज इज विद द पीडियाट्रिशियन। ओके, एवरी ह्यूमन, ए न्यू ह्यूमन लाइफ विच इज कमिंग टू अर्थ, तो एक पीडियाट्रिशियन होता है जो उसके साथ पहले इंटरेक्ट करता है, जो पहले उसको एग्जामिन करता है देखता या है, देखता हाँ, है, हुँ, इंटरेक्ट करता है। बच्चे की आंखें खुलने के बाद सबसे पहले वो एक पीडियाट्रिशियन को देखता है। हुँ, हुँ, फिर जब वो मदर को दी जाता है, द अमाउंट ऑफ इमोशंस दैट ए मदर गोज थ्रू, हुँ, आप जब उसके रिलेटिव्स को जब बच्चा हैंड ओवर करते हो, द अमाउंट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, तो दोज थिंग्स मैटर अ लॉट। तुम्हारे एग्ज़ैक्टली, प्रोफेशन में अगर तुमको इतनी सारी हैप्पीनेस देखने को मिल रही हुँ, है, तो उससे बड़ा गिफ्ट नहीं है। एक्चुअली तो सर, ये चीज़ अगर डे टू डे बेसिस पे देखने को मिल रही है, दैट्स व्हेन आई थॉट कि नो, आई वांट दिस ब्रांच, आई वांट टू बी इन दिस ब्रांच। फिर आई वेंट इनटू द पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, बट डेली बेसिस पे अब नाउ यू आर व्हेन यू सॉ द चाइल्ड एट बर्थ, हुँ, अब वो धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। आज वो 10 साल के भी हो गए ना, स्टिल दे आर माय पेशेंट्स। हुँ, तो मुझे उनका एक पूरा ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल पता रहा है। है, मैं हाँ, एक बच्चे के राइट। साथ, उनके साथ मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। मैंने उनको देखा है जब वो बॉर्न थे, आज वो 10 साल के हो चुके हैं। ठीक है, तो ओवर अ दैट्स अ पीरियड ऑफ लवली टाइम दैट्स अ जर्नी लर्निंग एक्चुअली, जर्नी, मैं या उनके साथ एक जर्नी पे हूँ, उनके एग्ज़ैक्टली। लाइफ की जर्नी पे हूँ। हुँ, हुँ। आगे जाके वो बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे भी मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो वी हैव कनेक्ट, वी हैव बिकम अ फैमिली नाउ। तो एक्चुअली। दैट थिंग यू गेट ओनली इन दिस ब्रांच, तो हुँ, इसलिए हुँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हुँ। And also the stress buster is, I will say, my daughter and my डॉटर। family. Whenever I go home, हुँ, whenever I go home at 6:30 in the evening, so it's like my phones are literally switched off. हुँ, I will not be on, even I'm so much active on social media, it's हुँ, always before 6 o'clock. ओके। After evening I will switch off my phones and everything, and my whole time is for my daughter and my wife. तो मैं उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करता हूँ, दोज थिंग्स आर माई स्ट्रेस बस्टर। हुँ, आई एम नॉट दैट मच इंटरेक्टिव ऑन सोशल मीडिया आफ्टर दैट। हुँ, तो उससे मेरा माइंड भी एकदम शांत काम रहता है। हुँ, हुँ। आई डिस्कस विद देम ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ द डे डे। टू डे लाइफ, या They will experience their हुँ, experiences हुँ, with me. हुँ, आई टेक माई डॉटर टू टेक अ बाथ, आई हुँ, टेक माई डॉटर टू स्लीप। तो वो जो टाइम स्पेंड होता है ना, वो हुँ। इतना अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। एंड देन आफ्टर दैट इन द नाइट आई गो फॉर माई द फेवरेट स्पोर्ट विच आई प्ले क्रिकेट ऑल्सो इन ओके, द नाइट। लवली। तो दैट इज ऑल्सो, इवन आई सो मच टायर्ड, स्टिल आई विल गो एंड प्ले क्रिकेट इन द नाइट। नाइट क्रिकेट होता है हुँ, मेरे यहाँ। हुँ, हुँ। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, बिकॉज आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो दैट मच important, इम्पोर्टेंट, येस। because our branch is very stressful, because I हुँ, have to handle the ICUs, the हुँ, 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 deliveries, हुँ, and very critical patients हुँ, at हुँ, times. हुँ। तो ये सब चीज़ें हैंडल करने के बाद यू हैव सो मच स्ट्रेस इन योर माइंड, तो दैट स्ट्रेस नीड्स टू कम आउट समवेयर। तो एग्ज़ैक्टली। उसको काम डाउन करना भी उतना ही हुँ, इंपॉर्टेंट है हुँ, टू स्टार्ट द न्यू डे फ्रेश। हुँ, हुँ। तो उसके लिए आई थिंक माई फैमिली एंड माई स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Thank you so much for coming on the show and sharing so much valuable knowledge to us, sir. Thank you, thank you, thank you so much. Happy to share my insights with you. Thank you, sir.
आई होप आपके बहुत सारे सवालों का आज आपको जवाब मिला होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम किससे पूछें। तो आप डॉक्टर पवन से इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो हम आपके क्वेश्चंस उन तक लेकर जाएंगे। टिल देन एंजॉय द ईशा टॉक शो, और हम आपके लिए एक यूनिक गेस्ट नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेकर आएंगे। सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन स्टे ट्यून।